चलिए, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। तो जल्दी से सभी कोई लाइव आ जाइए फटाफट, ठीक है। तो आज के हम लोग क्लास को ताकि शुरू कर सके। तो आज का जो आपका क्लास होने वाला है वो होने वाला है आपका एसएसटी का। आपका एसएसटी का जो एक सब्जेक्ट है भूगोल ज्योग्राफी, उसका होगा, ठीक है। और ये आपका क्लास का पार्ट 2 है। याद रखिएगा, ज्योग्राफी को हम 2 क्लास में कंप्लीट किए हैं। पहले क्लास में आपका चैप्टर 1 हुआ ज्योग्राफी का, भारत संसाधन एवं उपयोग। और दूसरा जो होगा उसमें पूरा का पूरा ज्योग्राफी का हर एक चैप्टर हो जाएगा, क्योंकि पहला चैप्टर बना था इसीलिए हम एक क्लास में लिए थे। तो आपका जो पहला प्रीवियस क्लास है वो ज्योग्राफी का, उसमें ज्योग्राफी का चैप्टर 1 है। तो आज की हम लोग क्लास में करेंगे ज्योग्राफी को पूरा का पूरा कंप्लीट। तो आप लोग शुरू से लेके अंत तक लगे रहिए, और उम्मीद करते हैं आप लोग घर में भी अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। एग्जाम सामने है तो आप लोग एकदम लगे रहिए, ठीक है। चलिए, फुल जोश के साथ हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। पूरा पोटेंशियल लगाना है। और याद रखिएगा, ये भूगोल में एक भी फालतू क्वेश्चन नहीं है। ये सारा का सारा 2011 से लेकर के 2024 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए गए हैं, जो भी आए हुए हैं, वो सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे लिए हैं, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग बिल्कुल एकदम अच्छे से शुरू से लेकर अंत तक क्लास को कीजिए। आइए क्लास को शुरू करते हैं। चलिए, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि आपका है, ये है आपका ज्योग्राफी का चैप्टर 2 जिसका नाम है कृषि, उसका क्वेश्चन है। पहला नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। निम्नलिखित में कौन रवि फसल है? ऑप्शन नंबर ए ज्वार है, बी नंबर जूट है, सी नंबर गेहूं है, डी नंबर धान है। जल्दी से जवाब दीजिएगा। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए हम आपको केवल और केवल 30 सेकंड का, सॉरी 15 सेकंड का समय देंगे। उससे ज्यादा समय आपको मिलेगा नहीं। चलिए, 15 सेकंड से आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा। तो जल्दी से आप लोग बताते रहिएगा, एकदम स्पीड में जवाब देते रहिएगा, ठीक है। चलिए, 2 मिनट रुक जाइए। हम चलिए, तो आप लोग एकदम तेजी से जवाब देते चलिए। आइए देखिए, पहला क्या बोला, निम्नलिखित में कौन रबी फसल। तो याद रखिएगा, गेहूं जो है वो आपका रबी फसल है। गेहूं क्या है? रबी फसल है। गेहूं जो है ना, लगभग ठंडा के समय में, ठंडा जैसे शुरू होने वाला रहता है ना, तो गेहूं लगा दिया जाता है। बात समझ में आ रहा है कि गेहूं हो गया, चना हो गया, ये सब रबी फसल में आता है। फिर धान, ये सब आ गया खरीफ फसल में। धान हो गया, जरूर जूट हो गया आपका, ज्वार हो गया, ये सब खरीफ में आता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन खरीफ फसल की, सॉरी खरीफ की फसल है। निम्न में कौन खरीफ की फसल है? ऑप्शन नंबर 1 गेहूं है, बी नंबर तिलहन है, सी नंबर जौ है, या डी नंबर धान है। तेजी से आप लोग जवाब दीजिएगा कि निम्न में कौन खरीफ की फसल है, फटाफट। खरीफ है, गरीब की फसल नहीं है, खरीफ की फसल है। जल्दी से बताइएगा, एकदम जवाब देना सबको, ठीक है, एकदम तेजी से, स्पीड में। चलिए, समय खत्म हो गया। अभी बताया ना, गेहूं जो है ना, ये रबी फसल है। गेहूं कैसी फसल है? रबी। गेहूं हो गया, तिलहन हो गया, जो हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी, डी क्या है आपका? खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, ठीक है। धान जो है वो खरीफ फसल है। ये मानसून के समय में लगाया जाता है, ठीक है। मानसून के समय में लगाया जाता है, इसको पानी बहुत चाहिए होता है धान को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है। ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड जो है वो है क्या? ऑप्शन नंबर ए बाढ़ नियंत्रण है, बी नंबर डेयरी है, डेयरी विकास है, सी नंबर बांध का रख रखाव है, या डी नंबर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से जवाब दीजिए बाबू, फटाफट। गलत जवाब एकदम नहीं देना है, एकदम सोच समझ के जवाब देना। चारों ऑप्शन को देख के जवाब देना है, ठीक है। जल्दी से बताइए, ऑपरेशन फ्लड क्या है? तेजी से। चलिए, तो याद रखिएगा, ऑपरेशन फ्लड जो है ना, ये डेयरी विकास के लिए। डेयरी विकास का मतलब क्या हो गया? दूध से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होता है, गाय जो दूध देती है उससे रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट होता है, उसका डेवलपमेंट करना, यही क्या कहलाएगा? ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था। बात समझ में आ रहा है? ताकि दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट को क्या किया जा सके? डेवलप किया जा सके, चाहे घी हो, पनीर हो, लस्सी हो, दूध से रिलेटेड प्रोडक्ट को, ठीक है। चलिए, आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है। निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए रबड़, बी नंबर गन्ना, सी नंबर धान, या डी नंबर चाय। बताइए, निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? रोपण फसल, जल्दी से बताइएगा। निम्न में कौन रोपण फसल नहीं है? तेजी से बताइए, कोई भी जल्दी जल्दी जवाब दीजिएगा बाबू। कोई भी बिना जवाब दिए नहीं रहिएगा। चलिए, तो याद रखिएगा, धान जो है आपका रोपण फसल नहीं है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तेजी से क्लास को करेंगे क्योंकि बहुत क्वेश्चन हम लोग के पास रखा हुआ है।
पांचवा नंबर क्या बोल रहा है, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है, प्रमुख बोल रहा है, प्रमुख खाद्यान्न फसल जो कि खाने के लिए अन्न जो खाएंगे। ऑप्शन नंबर ए गेहूं है, बी नंबर मकई है, सी नंबर जौ है, या डी नंबर धान है। बताइए, भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है, सबसे ज्यादा इसका उपयोग होता है, तेजी से बताइएगा, गलत नहीं जवाब दीजिएगा। एकदम वेरी गुड, सबका जवाब आ रहा है, गुड। इसी तरीके से जवाब देते रहिए। आइए, अगर हम बात करें भारत में प्रमुख खाद्यान्न, तो सबसे ज्यादा खाने में हम लोग उपयोग करते हैं बाबू धान का। तो धान जो है वो प्रमुख खाद्यान्न फसल है। धान, धान बोले तो चावल, चावल का उपयोग हम लोग खाने में ज्यादा करते हैं, ठीक है ना। इस बात का ध्यान रखिएगा। क्या खा के आया, तो भात दाल खा के आए हैं। क्या खा के आए हैं, भात दाल। तो भात मतलब चावल से बना है, चावल मतलब धान से आया है, ठीक है। तो आपका याद रखिएगा, 5 का डी नंबर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 बताइए क्या कह रहा है, चावल है, चावल क्या है। ऑप्शन नंबर ए खरीफ फसल है, बी नंबर रबी फसल है, सी नंबर जायद फसल है, या डी नंबर इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइएगा कि ये जो चावल है, चावल कैसी फसल में आता है। चावल, चावल बोले या धान बोले एक ही चीज हुआ, क्योंकि धान से ही चावल आता है। जल्दी से जवाब दीजिए, चावल जो है वो कैसी फसल में आएगा, चावल। चलिए, चावल देखिए कैसी फसल में आएगा बाबू, चावल आएगा आपका खरीफ फसल में, ऑप्शन नंबर ए। चावल कैसी फसल में आएगा, तो खरीफ फसल में, मानसून के समय चावल को क्या किया जाता है, रोपा जाता है। बात समझ में आ रही है क्या, चावल आएगा आपका खरीफ फसल में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जो भी लोग मारे हैं ए नंबर सही है। आइए, 7 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। यानी दाल में क्या चीज जो है पौष्टिक अंश पाया जाता है, कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी विटामिन डी, या फिर डी वसा। जल्दी से बताइएगा, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है। इसलिए दाल आदमी को खाना चाहिए, ठीक है। बच्चा लोग जनरली दाल नहीं खाता, पसंद नहीं करता। आदमी समझदार होने के बाद तो खाने लगता है, सब कुछ खाने लगता है। करेली हो, करेला हो, कद्दू हो, झिंगली हो, लौकी हो, कुछ भी हो है, ठीक है। आइए यहाँ 7 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, पौष्टिक अंश है, तो हम बता ही दिए थे बाबू, प्रोटीन दाल में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटीन। इसीलिए बच्चों को दाल ज्यादा पीना चाहिए, इस बात का याद रखिए, खाना चाहिए, मतलब पी भी ले तो अच्छी बात है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, दूध में कैल्शियम ज्यादा मात्रा में होता है, दूध में भी प्रोटीन होता है, दूध में भी फैट होता है, लेकिन वो गुड फैट होता है, ठीक है ना। आपका दाल में भी प्रोटीन है, दाल खाना चाहिए। चावल में कार्बोहाइड्रेट है, तो चावल से बॉडी को कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। आप ये खाइएगा तो प्रोटीन मिल जाएगा, और अगर सब्जी भी खाइएगा तो मल्टी विटामिन मिलेगा। बात समझ में आ रहा है क्या, विटामिन मिलेगा, खनिज लवण मिलेगा, आयरन किसी से मिलेगा, किसी से आपको कुछ और मिलेगा। कहने का मतलब हर एक जरूरत आपको है ना, हर चीज से पूरा हो जाएगा। इसीलिए केवल चावल पे ही डिपेंडेंट नहीं रहना है, साथ में अलग से अलग अलग तरह का सब्जी, हरी सब्जी भी खाना चाहिए, दाल भी खाना चाहिए। बात समझ में आ रहा है क्या, इस बात का ध्यान रखिएगा। खैर चलिए, आइए 8 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, रवि की फसल किन महीनों में बोई जाती है। रवि की फसल किसका, रवि की फसल, रवि कोई आदमी नहीं है कि उसका फसल कोई बोने जा रहा है, नहीं। रवि फसल, ये रवि की फसल किस महीनों में बोई जाती है। ऑप्शन नंबर ए मार्च अप्रैल में, बी नंबर जून जुलाई में, सी नंबर अक्टूबर नवंबर में, या डी नंबर जनवरी फरवरी में। जल्दी से बताइए, रवि की जो फसल है वो किन महीनों में बोई जाती है, रवि की फसल। जल्दी से बताइएगा। आइए, तो रवि की फसल जो है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, अक्टूबर नवंबर में, ठीक है। जिस समय धान के फसल को काट देते हैं उसके बाद हम लोग किसको लगा देते हैं बाबू, रबी फसल, यानी कि गेहूं हो गया, चना हो गया, ये सब हम लोग लगा देते हैं, ये सब रबी फसल में आता है। बात समझ में आ रही है, आप देखेंगे ठंडा में चना का वो झंगुड़ी मिलेगा आपको, जिसमें चना को है ना निकाल निकाल के आप खाइएगा। चना का जो आपका साग भी खूब बनेगा। बात समझ में, ये सब रबी फसल में आता है, ठीक है। अभी देखिए ना, 1 1.5 महीना के बाद आपको, 1 1.5 महीना क्या, कुछ दिन में आपको मिलने लगेगा, क्योंकि अक्टूबर नवंबर, नवंबर तो चल रहा है, अक्टूबर सब में बो दिया जाता है, होने लगेगा कुछ दिन में, साग देखिए आपको मिलेगा खाने के लिए। 9 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन व्यवसायिक फसल नहीं है, यानी किस फसल का उपयोग व्यवसाय में नहीं किया जाता है, व्यापारी में नहीं किया जाता है। जल्दी से बताइएगा, गन्ना का, जूट का, तंबाकू का, या गेहूं का। जल्दी से बताइएगा, फटाफट बताइएगा, निम्न में कौन फसल व्यवसायिक फसल नहीं है, व्यवसायिक फसल नहीं है, तेजी से बताइए। चलिए देखिए, गन्ना का उपयोग है ना व्यवसाय करने के लिए किया जाता है, व्यापार करने के लिए।
गन्ना का आप लोग क्या करते हैं, गन्ना अगर लाते भी है तो पूजा का पाठ में लाते हैं, उसके अलावा आप कहीं कभी लाते हैं गन्ना? नहीं लाते हैं। कभी कल सोखे एगो खा लिया अलग बात है, पूजा पाठ में आता खा लेता आदमी, वो नहीं खाता है। ठीक है, जूस पी लेता वो अलग बात है। तो जूस पीने के लिए आप गन्ना नहीं लाए, गन्ना जो खरीद के लाया वो व्यापार करने के लिए लाया बहुत ज्यादा, वो जूस निकाल के आपको दिया। बात समझ में आ रहा है क्या? तो इसका उपयोग व्यापार के लिए, चीनी मिल वाला सब गन्ना लेके जाएगा, क्यों? व्यापार करेगा, हाँ बिजनेस करेगा। हाँ ही ना? तो उस कंडीशन में गुड़ वाला, गुड़ मिल जो है वो अपना गन्ना आपका लाएगा और उसका क्या करेगा, गुड़ बनाएगा। तो खैर, जूट, जूट भी बनाएगा। तो जूट भी व्यापार के लिए ही किया जाता है, जूट का भी उपयोग व्यापार के लिए। ठीक है, जूट का बोरा आता है, देखते होंगे। आपका तंबाकू, खैर तंबाकू का भी उपयोग व्यापार के लिए, खाने के लिए तंबाकू का खेती नहीं करता, व्यापार करने के लिए ही करता है। लेकिन गेहूं का उपयोग है ना खाने के लिए किया जाता है, खाद्यान्न फसल में आता है गेहूं। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये व्यापारिक फसल नहीं है, ये व्यवसायिक फसल नहीं है। इसका यूज व्यवसाय के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि इसका उपयोग उपयोग के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बाबू। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? ऑप्शन नंबर ए हरियाणा में, ऑप्शन नंबर बी पंजाब में, ऑप्शन नंबर सी बिहार के मैदानी क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड में। जल्दी से बता दीजिए कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है, यानी किस राज्य में सोपानी कृषि सबसे अच्छा होता है, सर्वश्रेष्ठ होता है। जल्दी से बताइएगा, सोपानी कृषि फटाफट बताइएगा। देखिए, जो पहाड़ी इलाका होगा जहां पे पानी नहीं टिकेगा, वहां पे सोपानी कृषि होगा। ठीक है, याद रखिएगा। सांप के जैसा बना दिया जाता है, जिसमें पानी क्या होता है, लसक जाता है, मतलब अटक जाता है। जिससे क्या हो जाता है, वहां पे खेती संभव हो पाएगा। अगर ढलान रहेगा तो सब पानी तो नीचे चला गया, पहाड़ पे सब पानी नीचे आ गया, तो पहाड़ पे पानी टिकेगा नहीं, तो टिकेगा नहीं तो फसल कहां से होगा? तो याद रखिएगा, जिस जगह पे क्या ज्यादा होगा, तो याद रखिएगा जिस जगह पे पहाड़ी भाग ज्यादा होगा, पहाड़ी भाग ज्यादा कहाँ? उत्तराखंड में। बहुत लोग सही जवाब दे भी रहे हैं। ठीक है, चलिए। उत्तराखंड में जो है ना वो पहाड़ी क्षेत्र ज्यादा है, इसलिए उत्तराखंड में आपका क्या होगा, सोपानी कृषि होगा। पंजाब में फिर भी मैदानी क्षेत्र है, तो वहां पे क्या करेंगे सोपानी कृषि करके? कैसे सोपानी कृषि होगा वहां पर? अगर पानी वहां रखेंगे ऑलरेडी वहां सतह पे रहेगा। आपका बिहार के मैदानी क्षेत्र पूरा मैदानी भाग है, समतल है, पानी डालिए कोई दिक्कत नहीं, कहीं आपका ढकड़ के नहीं जाएगा, कहीं टगड़ के नहीं जाएगा, कहीं पे ढह के नहीं चल जाएगा। यानी याद रखिए कि उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्र में सोपानी कृषि किया जाता है। 11 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? यानी चावल जो है ना किस प्रकार की जलवायु में अच्छे से होता है? ऑप्शन नंबर ए उष्ण में, गर्मी वाले में, बी नंबर शीतोष्ण में, शीत उष्मा दोनों, सी नंबर उष्ण आर्द्र, गर्मी भी चाहिए और उसमें क्या चाहिए, आर्द्रता, यानी वायु में हवा का मात्रा भी चाहिए, डी नंबर उष्ण शुष्क, उष्ण में गर्मी चाहिए और सूखा मौसम होना चाहिए, आर्द्रता नहीं चाहिए, सूखा मौसम होना चाहिए। बताइएगा, चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? फटाफट जवाब आप लोग दीजिए, चावल जल्दी से बताइएगा। चलिए, देखिए चावल के लिए गर्मी तो चाहिए और पानी भी वो चाहिए, हाँ ये ना? तो उसके लिए पानी के लिए क्या होना चाहिए, वातावरण में आर्द्रता होना चाहिए। ठीक है, याद रखिएगा, वातावरण में क्या होना चाहिए, नमी होना चाहिए। इसीलिए उष्ण और आर्द्र होना चाहिए। बात समझ में? उष्ण में गर्मी तो चाहिए, धान में गर्मी चाहिए, तब न पकेगा। और आर्द्रता भी होना चाहिए, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। बहुत बच्चा सी मारे भी है और बहुत गलत गलत भी है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? कौन खरीफ फसल है निम्नलिखित में? ऑप्शन नंबर बता रहे हैं आपको, 2 मिनट। खरीफ फसल बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए गेहूं है, बी सरसों है, सी चावल है, या डी मटर है। जल्दी से बताइए खरीफ फसल क्या है। ये क्वेश्चन रिपीट भी हो चुका है, पता है कि नहीं? थोड़ा घुमा के दे दिया है, तो बता दीजिए निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल है? खरीफ फसल, तेजी से बताइए। चलिए, आपको मालूम होना चाहिए चावल जो है वो खरीफ फसल में आता है। किसमें? खरीफ। चावल किस में आता है बाबू? खरीफ फसल में। अभी देखिएगा ना, ठंडा का समय आ रहा है ना, मटर भी खूब निकलेगा, मटर। अभी सब्जी में मटर आप लोग दीजिएगा, ठीक है ना, मटर निकलेगा। ये रबी फसल में आएगा। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। धान का एक प्रकार है, औस, अमन, सी नंबर बोरो, या इनमें से सभी। धान का प्रकार, कई तरह का धान होता है, धान जो है ना वो कई प्रकार का होता है। बताइए कौन सा है जो धान का प्रकार है? इस तीनों में से कौन सा होगा? औस, अमन या बोरो? जल्दी से बताइएगा फटाफट। चलिए, समय ज्यादा ले लिया। तो बाबू धान का प्रकार में ओस भी है,
अमन भी है और बोरो भी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, अच्छी बात है, वेरी गुड। इसी तरीके से तुम क्लास करते रहिए, कंटिन्यू। चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया, कृषि कंप्लीट हो गया। समझ में आया? कृषि में टोटल 11 क्वेश्चन था। उससे बाहर एकदम नहीं पढ़ना है, ज्यादा मत अब पढ़ लीजिएगा कि एक चैप्टर में आप 500 600 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, भूल से भी मत कीजिएगा ऐसा। जितना दे दिए उतना ही काफी है। जिस चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन हम बता रहे हैं, इससे मतलब इसका मतलब हो गया उस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन आता है। जिस चैप्टर से हम कम क्वेश्चन बता रहे हैं, इसका मतलब उससे कम ही आता है। आप ये ज्यादा होशियारी कीजिएगा तो फिर जाइएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? इस बात का ध्यान रखिए, एग्जाम के बाद होशियारी कीजिएगा, खूब क्वेश्चन पढ़िएगा। अभी एग्जाम के लिए पढ़िए, एग्जाम में मार्क्स अच्छा मतलब कि स्कोर कीजिए, बहुत अच्छा है उसके लिए। आइए क्वेश्चन के पहले देखिए, आपका अब जो है वो है चैप्टर 3, जिसका नाम है निर्माण उद्योग। आपका ज्योग्राफी का ये चैप्टर 3 है, जिसका पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राउल केला लौह इस्पात उद्योग है कहाँ पे है बाबू? उड़ीसा में है राउल केला। बी नंबर झारखंड में है। सी नंबर मध्य प्रदेश में है। कि डी नंबर पश्चिम बंगाल में है? जल्दी से आप लोग बता दीजिए, ये जो राउल केला लौह इस्पात उद्योग है वो कहाँ पर है, किस राज्य में उपस्थित है? टाइमर आपका लग चुका है, जवाब आप लोग दीजिए। चलिए, तो आपका जो राउल केला है ये उड़ीसा में, कहा है बाबू? उड़ीसा में। देखिए उड़ीसा जो है ना वो बीमारू राज्य में आता है, याद रखिएगा। उड़ीसा जो है वो किस में आता है? बीमारू राज्य में। लेकिन बीमारू राज्य में आने के बाद भी इसके अंदर बहुत ज्यादा खनिज पदार्थ है, संपदा है, बहुत सारा उद्योग है। समझ में आ रहा है क्या? तो उड़ीसा अब धीरे 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 बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है, डेवलप कर रहा है उड़ीसा, इस बात का ध्यान रखिएगा। बिहार जहाँ का तहाँ है, बहुत डेवलपमेंट धीरे धीरे हो रहा है। खैर, राहुल केला लोहा इस्पात उद्योग कहाँ है बाबू? आपका उड़ीसा है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है, हम किसी को इंपॉर्टेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि हम जो भी बता रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है? जो भी बता रहे हैं हम इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट नहीं रहता तो ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन नहीं दिख रहा होता, और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड नहीं पूछी हुई होती। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोला। निम्नलिखित उद्योगों में से कौन सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित है? सार्वजनिक क्षेत्र से कौन संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए जेके सीमेंट उद्योग। बी टाटा लौह एवं इस्पात उद्योग। सी बोकारो लौह इस्पात उद्योग। या डी रेमंड वस्त्र उद्योग। जल्दी से बताइए, सार्वजनिक क्षेत्र से संबंधित कौन है? सार्वजनिक क्षेत्र से जल्दी से बताइए। चलिए, तो याद रखिएगा बाबू, ये जो है ना ये प्राइवेट कंपनी का है। ये क्या है? प्राइवेट है, निजी है। टाटा लो, टाटा साहब, याद रखिएगा ये भी प्राइवेट है। रायमंड भी गवर्नमेंट का नहीं है, कपड़ा का जो रायमंड आता है ये भी प्राइवेट है। लेकिन ये जो बोकारो लोह एवं इस्पात उद्योग है ना, ये आपका क्या है? सार्वजनिक है। क्या है? सार्वजनिक है। चलिए ठीक है, जो भी आप ऑप्शन नंबर सी मारे हैं वो बिल्कुल सही है। सी नंबर क्या हो जाएगा आपका? बोकारो लो इस्पात उद्योग क्या हो जाएगा आपका? सार्वजनिक होगा। क्या होगा? सार्वजनिक। ठीक है, अच्छी बात है। ये झारखंड में है, याद रखिएगा। कहाँ था? झारखंड में। 3 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? छोटे पैमाने का, छोटा बड़ा उद्योग नहीं। ए नंबर चीनी उद्योग। बी नंबर कागज उद्योग। सी नंबर खिलौना उद्योग। या डी नंबर विद्युत उपकरण उद्योग। कौन सा छोटे पैमाने का उद्योग है? जल्दी से बताइएगा, निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? बताइए बताइए, तेजी से हाथ चलाइए। देखिए, खिलौना उद्योग जो है जो वो छोटे पैमाने का उद्योग है। ऑप्शन नंबर सी खिलौना उद्योग। कौन सा हो जाएगा बाबू? खिलौना उद्योग जो है वो छोटे पैमाने का उद्योग है। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग। आइए 4 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। निम्न में से कौन उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग। ऑप्शन नंबर ए पेट्रो रसायन। ऑप्शन नंबर बी लौह इस्पात। ऑप्शन नंबर सी चीनी उद्योग। ऑप्शन नंबर डी चितरंजन लोकोमोटिव। जल्दी से बताइएगा कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग, जल्दी से बताइएगा। देखिए, ये जो पेट्रो रसायन है, जो रसायन बनाती है, ये उपभोक्ता के लिए नहीं बनाती है। ठीक है ना, याद रखिएगा।
ये उपभोक्ता उद्योग नहीं है, लोग इसका उपभोग नहीं कर रहा है, उपयोग कर रहा है। लोह इस्पात भी आदमी उपभोग नहीं करता है, और ना ही चितरंजन लोकोमोटिव, यहाँ पे बनता है आपका रेल का इंजन। तो आपका हो जाएगा चीनी उद्योग, चीनी का उपभोग करते हैं, चीनी क्या करते हैं, उपभोग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, चीनी उद्योग, बिल्कुल सही। जो जो जवाब दे रहे हैं वो सही है, ठीक है, चीनी। आइए 5 नंबर, देखिए क्या बोल रहा है, बोकारो इस्पात संयंत्र किस देश के सहयोग से खोला गया था। बोकारो में जो इस्पात का संयंत्र है, बोकारो में, बोकारो में स्टील प्लांट जो है वो किस देश के सहयोग से खोला गया था। ऑप्शन नंबर ए जर्मनी, बी ब्रिटेन, सी रूस, या डी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका, बताइए किसके सहयोग से खोला गया है, पर फटाफट बताइएगा, फटाफट बताइएगा किसके सहयोग से खोला गया है, तेजी से बताइए, जल्दी से बताइए। बोकारो इस्पात संयंत्र, चलिए, तो याद रखिएगा बाबू, ये रूस की सहायता से, रूस जिसको हम लोग कहते हैं यूएसएसआर, जिसको हम लोग सोवियत संघ कहते हैं, उसी के मदद से बोकारो इस्पात संयंत्र जो है वो खोला गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है, सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है। अगर कोई भी सीमेंट उद्योग है, वो कच्चे माल के रूप में किसका उपयोग करेगा, सीमेंट उद्योग। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है चूना पत्थर का, बी नंबर बॉक्साइट का, सी नंबर ग्रेनाइट का, या डी नंबर लोह अयस्क का। सीमेंट उद्योग का कच्चा माल क्या है, फटाफट बताइए। सीमेंट उद्योग कच्चा माल के रूप में किसका उपयोग करता है, जल्दी बताइए। चलिए, तो याद रखिएगा, सीमेंट उद्योग में कच्चा पदार्थ के रूप में, ये कच्चा माल के रूप में चूना पत्थर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है, चूना। बड़ा बड़ा देखिएगा ना, पहाड़ को है ना तोड़ा जाता है, उसी की मदद से सीमेंट बनाया जाता है, ठीक है। और उसके अंदर जिप्सम डाला जाता है, बहुत तरह का रसायन पदार्थ डाला जाता है, तब जाके सीमेंट बनकर तैयार होता है। इसीलिए जब उसमें पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद जब वो सूख जाता है, तो वापस से वो पत्थर के भांति मजबूत और कठोर हो जाता है, ठीक है। तो आपका हो जाएगा चूना पत्थर। आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या बोल रहा है, भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादन उद्योग है, पहला, जहां पे लोहा इस्पात का उत्पादन होता है। ए नंबर क्या बोल रहा है, भारतीय लौह और इस्पात कंपनी, बी नंबर बोल रहा है बोकारो स्टील सिटी, सी नंबर बोला टाटा लौह और इस्पात कंपनी, जिसको हम लोग बोलते हैं टिस्को, क्या बोलते हैं, टिस्को, या डी नंबर विश्व सरैया लौह इस्पात प्लांट। जल्दी से बताइएगा, भारत का प्रथम लौह इस्पात उत्पादक उद्योग कौन सा है, जल्दी से। चलिए, सी नंबर बिल्कुल सही है आपका, टाटा लो और इस्पात कंपनी, जिसको हम लोग बोलते हैं टिस्को। चलिए, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोल रहा है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी, जल्दी से बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए 1854 ईस्वी में, बी 1907 ईस्वी में, सी 1915 ईस्वी में, या डी 1923 ईस्वी में। जल्दी से बता दीजिए आप लोग, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी, जल्दी से बताइएगा, फटाफट तेजी से, एकदम जवाब तेजी से दीजिए। चलिए, तो आपका बी नंबर बिल्कुल सही है, 1907 ईस्वी में। कब की गई थी, 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना की गई थी। किसकी, टिस्को। तो बाबू याद रखिएगा, जो टाटा जो ग्रुप है, टाटा ग्रुप अब से नहीं है, देश आजाद होने के पहले से ही, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सूती वस्त्र उद्योग, बी नंबर सीमेंट उद्योग, सी नंबर चीनी उद्योग, या डी नंबर जूट उद्योग, या कागज उद्योग। जल्दी से बता दीजिए फटाफट, निम्नलिखित में कौन उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है, जल्दी से। चलिए, देखिए, सूती वस्त्र उद्योग के लिए क्या चाहिए बाबू, कपड़ा के लिए कपास चाहिए, क्या चाहिए, कपास। सीमेंट उद्योग जो है, उसको कौन चीज चाहिए, चूना पत्थर चाहिए, क्या चाहिए, चूना पत्थर, जो कि कृषि से जुड़ा हुआ नहीं है, चूना पत्थर।
चीनी उद्योग को क्या चाहिए? गन्ना चाहिए। और जूट उद्योग या कागज उद्योग को क्या चाहिए बाबू? कागज उद्योग के लिए चाहिए पेड़ पौधा, जिससे वो क्या करे? कागज बनाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? देखिए, कृषि पर आधारित कौन नहीं है? बी नंबर हो जाएगा आपका। सीमेंट उद्योग कौन सा हो जाएगा? सीमेंट उद्योग, बी नंबर बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोल रहा है। नेपाल नगर प्रसिद्ध है किस चीज के लिए? ऑप्शन नंबर ए चीनी के लिए, बी सीमेंट के लिए, सी अगर सॉरी अखबारी कागज के लिए, या डी सूती कपड़ों के लिए। ये जो नेपा नगर है वो किस चीज के लिए प्रसिद्ध है? बताइए जल्दी से। नेपा नगर। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसीलिए एकदम जवाब दीजिए स्पीड में। तेजी से समय निकल रहा है। चलिए, तो नेपा नगर क्यों प्रसिद्ध है? तो ये नेपा नगर है ना, मध्य प्रदेश में आता है बाबू। कहाँ आता है? मध्य प्रदेश, एमपी में आता है। मध्य प्रदेश में आता है। वहां का एक जगह है नेपा नगर, जहाँ पे अखबारी कागज बनता है। आप जो अखबार पढ़ रहे हैं, उस अखबार जिस कागज से बना है, वो कागज कहाँ बनता है आपका? नेपा नगर में बनता है अखबारी कागज। इसलिए नेपा नगर बहुत ज्यादा फेमस है अखबारी कागज के लिए। ठीक है, अखबार के कागज के लिए। 11 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सिंदरी, देखिए ये जो सिंदरी जगह है, याद रखिएगा, ये धनबाद यानी कि झारखंड राज्य का एक जिला है जिसका नाम है धनबाद। और उस धनबाद में एक जगह है जहां पर है सिंदरी। सिंदरी, ठीक है ना। उसी तरीके से बोल रहा है, सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? धनबाद तो कोयला के लिए आप जान रहे हैं, तो सिंदरी किसके लिए? ऑप्शन नंबर ए सीमेंट उद्योग, बी उर्वरक उद्योग, सी लोह उद्योग, या डी सूती वस्त्र उद्योग। जल्दी से बताइए, सिंदरी जो है ना वो किस उद्योग के लिए जाना जाता है? फटाफट बताइएगा, तेजी से बताइए, जवाब देते रहिएगा। चलिए, तो याद रखिएगा, सिंदरी में आपका उर्वरक बहुत ज्यादा बनता है। उर्वरक, खाद बहुत ज्यादा बनता है। क्या बनता है? खाद। याद रखिएगा, खाद उद्योग है वहां पे। कौन सा उद्योग है? खाद। याद रखिए, खाद मतलब जो कि जिसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं? मट्टी में करते हैं, अपना खेत में करते हैं उपजाने के लिए। 12 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। सिलिकॉन शहर किस नाम से कौन प्रसिद्ध है? सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? ऑप्शन नंबर ए हैदराबाद है, बी नंबर बेंगलुरु है, सी नंबर पूना है, या डी नंबर अहमदाबाद है। जल्दी से बता दीजिए फटाफट, सिलिकॉन शहर। जल्दी से बताइएगा, सिलिकॉन शहर जो है वो किस नाम से प्रसिद्ध है, या कौन प्रसिद्ध है सिलिकॉन नाम से? जल्दी से बताइएगा, तेजी से। चलिए, तो याद रखिएगा, बेंगलुरु जो है उसको हम लोग सिली क्या कहते हैं? उसी को हम लोग कहते हैं आपका सिलिकॉन शहर। किसको? बेंगलुरु को कहते हैं। बेंगलुरु में याद रखिएगा सॉफ्टवेयर गेम उम का बहुत ज्यादा काम होता है। किस में? बेंगलुरु में। बात समझ में आ रहा है क्या? तो याद रखिएगा, बेंगलुरु बहुत डेवलप है, क्योंकि वहाँ पे इंजीनियर हो गया, सॉफ्टवेयर का बहुत बड़ा काम होता है, सॉफ्टवेयर का बड़ा बड़ा कंपनी है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या बोल रहा है। निम्न में से कौन कृषि आधारित नहीं है? कृषि पर कोई आधारित नहीं। ऑप्शन नंबर ए चीनी उद्योग, बी जूट उद्योग, सी सूती वस्त्र उद्योग, या डी सीमेंट उद्योग। सेम क्वेश्चन था, ऑब्जेक्ट खाली ऑब्जेक्ट करे, इसका खाली ऑप्शन चेंज था। जल्दी से जवाब दीजिए, इसका ऑप्शन क्या होगा? निम्न में कौन कृषि आधारित नहीं है? कृषि पर कौन जुड़ा नहीं है? किस पे, किसको कृषि से कोई लेना देना नहीं है? फटाफट बताइएगा। चलिए, तो आपका सीमेंट उद्योग जो है ना वो कृषि से जुड़ा हुआ नहीं, क्योंकि सीमेंट उत्पादन के लिए हमको चाहिए चूना पत्थर। चूना पत्थर हमको पहाड़ से मिलता है। कहाँ से मिलता है? पहाड़ पर्वत पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या बोल रहा है। विश्व की प्रथम पेपर मिल की स्थापना हुई थी, कहाँ हुई थी? ऑप्शन नंबर ए जर्मनी में, बी फ्रांस में, सी नंबर चीन में, या डी नंबर इंग्लैंड में। जल्दी से बताइएगा, पूरे विश्व में सबसे पहले पेपर मिल की स्थापना कहाँ हुई थी पूरे विश्व में? तेजी से बताइएगा, पूरे विश्व में पेपर मिल की स्थापना। आपसे आपको 10 ही सेकंड का समय दिया करेंगे। 15 सेकंड है, ज्यादा समय हो जाता है, आप लोग जवाब तेजी से दे देते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। तो ए नंबर बिल्कुल सही है, जर्मनी में। कहाँ हुई थी सबसे पहले? जर्मनी में हुई थी। ठीक है, बहुत जगह इंग्लैंड भी दिया हुआ है, लेकिन सबसे पहले हुआ था कहाँ? जर्मनी में। लेकिन बाद में इंग्लैंड हुआ। इंग्लैंड जो है जर्मनी में वाला सफल नहीं हो पाया, लेकिन सबसे पहले पूछा था। लेकिन इंग्लैंड वाला बहुत बड़ा पैमाने पर हुआ, सफल भी हुआ। ये दो क्वेश्चन चला गया क्या? चलिए,
तो अब हम लोग ज्योग्राफी का चैप्टर 4 की तरफ चलते हैं, जिसका नाम क्या है बाबू आपका? परिवहन संचार एवं व्यापार। परिवहन संचार एवं व्यापार। जिसका पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पहला क्वेश्चन। पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? पूर्व मध्य रेल। ए नंबर कोलकाता में है, बी नंबर नई दिल्ली में है, सी नंबर हाजीपुर में है, या डी नंबर मुंबई में है। समय बहुत कम देंगे आपको, केवल 10 सेकंड का समय देंगे, आप 10 सेकंड के अंदर ही जवाब दीजिए, ठीक है? जल्दी से बताइएगा, फटाफट। चलिए, तो याद रखिएगा, पूर्व मध्य रेल का जो मुख्यालय है वो आपका हाजीपुर में। कहाँ पर है? हाजीपुर। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है, फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र। ये जो फाल्टा, याद रखिएगा बहुत नाम आएगा इसका। फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए बिहार में, बी नंबर पश्चिम बंगाल में, सी नंबर केरल में, या डी नंबर उड़ीसा में। जल्दी से बताइएगा, जो फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र है ये कहाँ पर उपस्थित है? जल्दी से बताइएगा। फाल्टा कहाँ है, याद रखिएगा। 7 को विशेष आर्थिक क्षेत्र है, जिसमें से एक क्या है? फाल्टा है। समय ज्यादा दे दिए थे, खैर। ये आपका है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल में है फाल्टा। ठीक है ना? याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर में क्या बोल रहा है, एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? पूरे एशिया का पहला निर्यात, आयात निर्यात होता है ना व्यापार में, वो संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए भारत में, बी नंबर श्रीलंका में, सी नंबर बांग्लादेश में, और डी नंबर नेपाल में। जल्दी से बताइएगा कहाँ स्थापित किया गया था 3 नंबर का। 10 सेकेंड का समय आपके लिए काफी होता है, इसलिए 10 सेकेंड का ही समय हम आपको दिया है, ज्यादा नहीं दिया। ठीक है, चलिए। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत में। कहाँ हुआ था? भारत में हुआ था। भारत में कहाँ हुआ था? गुजरात में। कहाँ पे? गुजरात में। कौन सा बंदरगाह पर? तो कांडला बंदरगाह पे। आर्थिक क्षेत्र का नाम क्या है? कांडला। क्या नाम है बाबू? कांडला। ठीक है ना? तो ये विशेष आर्थिक क्षेत्र था, बनाया गया था। 4 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब हुई? जो हम लोग, जो पोस्ट ऑफिस है, वो भारत में, इस डाक विभाग की स्थापना कब किया गया था? 1834 में, 1854 में, 1890 में, 1920 में। जल्दी से जवाब दीजिए, भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय डाक विभाग। चलिए, तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 1854 ईस्वी में। 1854 ईस्वी बिल्कुल सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5। डेक्कन ओडेसी, डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? डेक्कन ओडेसी रेलगाड़ी का उपयोग जनरली टूरिस्ट के लिए किया जाता है। मतलब एक रेलगाड़ी बुक कर दिया, इसमें कहीं आना जाना नहीं, बस घूमने के लिए यूज किया जाता है। मतलब आपको पैकेज होता है उसका, उसमें बैठ जाइए, आराम से आपको घुमाया जाएगा, फिर आया जाएगा। तो ये जो डेक्कन ओडेसी गाड़ी, रेलगाड़ी है, वो किस राज्य में चलती है? ऑप्शन नंबर राजस्थान में चलती है, बी नंबर कर्नाटक में चलती है, सी नंबर महाराष्ट्र में चलती है, या डी नंबर तमिलनाडु में चलती है। जल्दी से बताइएगा। डक्कन ओडेसी गाड़ी का ये नाम है, ये रेलगाड़ी ही है, बस उसका एक नाम दिया गया है, डक्कन ओडेसी। जल्दी से बताइएगा, समय खत्म हो गया। आइए, तो बाबू डक्कन ओडेसी रेलगाड़ी जो है ना, वो महाराष्ट्र में चलती है। ठीक है, कहाँ चलती है? महाराष्ट्र। इसका कलर अलग होता है, बड़ा बढ़िया लगता है, महाराजा जैसा लगता है, अच्छा लगता है देखने में। 6 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? ये कौन है? ए नंबर पूर्व रेलवे क्षेत्र, बी नंबर पश्चिमी रेलवे क्षेत्र, सी नंबर दक्षिणी रेलवे क्षेत्र, या डी नंबर उत्तर रेलवे क्षेत्र। जल्दी से आप लोग बता दीजिए कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र कौन सा है? चलिए, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र है उत्तर रेलवे क्षेत्र। कहाँ है? उत्तर। कहाँ पे है? उत्तर में है। ठीक है ना, उत्तर में। उत्तर में देखिएगा आपका यूपी आता है, हिमाचल प्रदेश आता है, उत्तराखंड आता है, दिल्ली आता है, मध्य प्रदेश आता है, श्रीलंका, श्रीनगर आता है। ये सब जो आता है वो सब में बहुत ज्यादा विस्तार है, क्योंकि आप देखिए भारत का नक्शा भी देखिएगा ना, तो ऊपर की ओर विस्तार ज्यादा है। ठीक है ना, तो इसीलिए याद देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा रेलवे क्षेत्र उधर ही मिलेगा आपको। 7 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, स्वर्णिक चतुर्भुज संबंधित है। स्वर्णिक चतुर्भुज किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए रेलवे से, बी सड़क मार्ग से, सी जल मार्ग से,
या डी वायु मार्ग से? जल्दी से बता दीजिए, ये जो स्वर्णिक चतुर्भुज है वो किससे संबंधित है? स्वर्णिक चतुर्भुज किससे संबंधित है, फटाफट बता दीजिए। चलिए, तो याद रखिएगा स्वर्णिक चतुर्भुज जो है ना वो बी नंबर सड़क से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, चार महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण शहरों को एक दूसरे से जोड़ा जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्वर्णिक चतुर्भुज। अ, ठीक है ना, ये सड़क से जुड़ा हुआ है। 8 नंबर क्या बोल रहा है, मेट्रो रेल सेवा उपलब्ध है, कहाँ उपलब्ध है? ए नंबर धनबाद में, बी नंबर दिल्ली में, सी नंबर रायपुर में, या डी नंबर गुवाहाटी में? ये क्वेश्चन का जवाब तो आप दीजिएगा ही दीजिएगा। जल्दी से बताइएगा, मेट्रो सेवा जो है ना वो कहाँ पर उपस्थित है? यह मेट्रो सेवा कहाँ उपलब्ध है, जल्दी से बताइएगा, ये गलत नहीं कीजिएगा। चलिए, सही है भाई आप लोग का, बी नंबर दिल्ली में। कहाँ है दिल्ली? अभी तो बहुत जगह आ गया, दिल्ली में आ गया है, हैदराबाद में आ गया है, पटना में भी शुरू हो गया है, कलकत्ता में है, बहुत जगह मेट्रो है, कुछ दिन में भागलपुर में भी आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या बोल रहा है, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन नंबर ए 1986 में, बी नंबर 1988 में, सी नंबर 1989 में, और डी नंबर 1985 में? जल्दी से बताइएगा, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? चलिए, तो इसका ए नंबर बिल्कुल सही होगा, 1986 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? 1986 ईस्वी में। ए नंबर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या बोल रहा है, परिवहन के साधनों में सबसे सस्ता परिवहन का साधन है? अगर परिवहन की बात करें तो जल के द्वारा भी हम लोग परिवहन करते हैं, सड़क के द्वारा भी परिवहन करते हैं, हवा के द्वारा भी परिवहन करते हैं, उसमें सबसे सस्ता कौन सा है? ए नंबर सड़क है, बी नंबर जल है, सी नंबर रेल है, या डी नंबर वायु है? जल्दी से बताइएगा, सबसे सस्ता कौन है? सबसे सस्ता कौन है, जल्दी से बताइएगा, लेट नहीं कीजिए। ठीक है, बिल्कुल सही सही जवाब दीजिए। आप लोग को लग रहा होगा कि सड़क है, लेकिन एक्चुअल में नहीं, जल जो है वो सबसे सस्ता है। इसीलिए याद रखिएगा, व्यापार के लिए सामानों को एक जगह से दूसरे जगह तक लाने के लिए जल मार्ग का यूज किया जाता है, बड़े बड़े शिप का यूज किया जाता है, जिसमें कई सारा क्या रखा रहता है बाबू, आपका कंटेनर रखा रहता है, जिसमें सामान रहता है, खाने का सामान रहता है, पहनने का सामान रहता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस रहता है, जिसे एक देश से दूसरे देश तक आयात निर्यात किया जाता है, क्योंकि जल जो है, जल के द्वारा वो बहुत ज्यादा कम में हो जाता है, इसीलिए परिवहन। आगे देखिए बाबू, 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन कौन राज्य है? वह कौन सा राज्य है जहां पे सबसे ज्यादा पक्का सड़क है, पक्की सड़क है? ए नंबर बिहार है, बी नंबर महाराष्ट्र है, सी नंबर तमिलनाडु है, या डी नंबर केरल है? जल्दी से बता दीजिए कि पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पर कौन कौन राज्य है, कौन कौन से राज्य हैं, जल्दी से बता दीजिए। चलिए, अगर हम पक्की सड़क की बात करें तो पक्की सड़क की दृष्टि से महाराष्ट्र सबसे ज्यादा एक नंबर पे, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा आपको पक्का सड़क मिलेगा, मुंबई महाराष्ट्र। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोल रहा है, बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन थी? बिहार की पहली रेल लाइन का बात हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए मार्टिन लाइन रेलवे, लाइट रेलवे, बी नंबर ईस्ट इंडिया रेलवे, सी नंबर भारतीय रेल, या डी नंबर बिहार रेल सेवा? जल्दी से बता दीजिएगा, सबको जवाब दीजिए बाबू, समझे ना, केवल क्लास करना नहीं है, जवाब भी देना है साथ साथ में, ठीक है। जल्दी से बताइएगा। चलिए, बिहार की जो पहली रेलवे लाइन है वो है आपका ईस्ट इंडिया रेलवे, जो कि ईस्ट इंडिया अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया था? अंग्रेजों के द्वारा चलाया गया था। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, राष्ट्रीय जलमार्ग एक है क्या? ऑप्शन नंबर ए सदिया से धुबरी तक, बी नंबर इलाहाबाद से हल्दिया तक, सी नंबर कोलकाता से कोटापुरम तक, या डी नंबर इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बता दीजिए कि राष्ट्रीय जलमार्ग एक जो है वो कहां से कहां तक जाने के लिए है, फटाफट बताइएगा। चलिए, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बाबू इलाहाबाद से हल्दिया तक। ये सब याद रखना होगा, इलाहाबाद से हल्दिया तक, ठीक है।
हल्दिया जगह का नाम है। 14 नंबर क्या बोल रहा है, भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र कौन है? भारत का सबसे छोटा रेलवे क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए उत्तर रेलवे, पूर्वी रेलवे, मध्य रेलवे या उत्तरी पूर्वी रेलवे। जल्दी से बताइएगा भारत का सबसे छोटा रेलवे कौन सा होगा? भारत का सबसे छोटा रेलवे। चलिए, देखिए यहाँ पर रेल की लंबाई का बात नहीं हो रहा है, ये ट्रैक का बात हो रहा है, तो होगा उत्तरी पूर्वी रेलवे। आप देखिएगा असम की तरफ ज्यादा नहीं है रेलवे, बात समझ में आ रहा है क्या? उधर तो एक आध गो ऐसा सा राज्य है जिसमें रेलवे ही नहीं है। मेघालय में रेल नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारा ऐसा राज्य है वहां पे रेल का सुविधा ही नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? तो याद रखिएगा उत्तर पूर्वी रेलवे में रेल क्षेत्र बहुत छोटा है, कम है, रेलवे का विकास उतना ज्यादा उधर नहीं हो पाया है। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है, वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? वायु परिवहन बोले तो एरोप्लेन। ऑप्शन नंबर ए 1933 में, 1947 में, 1950 में या 1953 में। जल्दी से बताइएगा वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, वायु परिवहन का। चलिए, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1953 ईस्वी में वायु परिवहन का क्या किया गया, आपका राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, सरकार के हाथ में ले लिया गया। 16 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, विश्व का प्राचीनतम परिवहन साधन क्या है? ऑप्शन नंबर ए जल परिवहन, बी नंबर रेल परिवहन, सी नंबर हवाई परिवहन या डी नंबर इनमें से कोई नहीं। सबसे पुराना, विश्व का सबसे पुराना, अधिकांश लोग पहले किससे आना जाना किया करते थे? सबसे पहले प्राचीनतम जो है सबसे ज्यादा, चलिए मालूम होना चाहिए, वास्को डी गामा कुंजी से आया था, जल परिवहन से आया था, जल के द्वारा। तो सबसे ज्यादा पहले लोग जल का ही यूज करते थे, नाव का। समझ में आ रहा है? कोई सड़क और एरोप्लेन नहीं था उस समय। ठीक है, ध्यान रखिएगा। 17 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, मोर मुगा ओ मोर मुगाओ बंदरगाह कहाँ है? मोर मुगाओ, ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक में है, बी नंबर गोवा में है, सी नंबर तमिलनाडु में है या डी नंबर आंध्र प्रदेश में। जल्दी से बताइएगा मोर मुगाओ बंदरगाह कहाँ है? मोर मुगाओ बंदरगाह कहाँ पर है? मोर मुगाओ बंदरगाह, चलिए मोर मुगाओ बंदरगाह आपको मिलेगा गोवा में। कहाँ मिलेगा? गोवा। ठीक है, गोवा में बीच भी है, वहां लोग घूमने जाता है, अच्छा जगह है गोवा। ठीक है, डेवलप जगह है, प्रति व्यक्ति आय यहाँ पे ज्यादा है लोगों का। 18 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है? कांडला के बारे में बताए हैं आपको। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में है, बी नंबर केरल में है, सी नंबर पश्चिम बंगाल में है, डी नंबर गुजरात में है। जल्दी से बताइए कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र जो है वो कहाँ पे है? कांडला, जल्दी से बताइए कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ। चलिए, याद रखिएगा डी नंबर बिल्कुल सही है आपका, गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। कांडला एक क्या है बाबू आपका, क्या है कांडला? कांडला बंदरगाह है। ठीक है, देखिए 19 नंबर क्या बोल रहा है, एशिया में सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन है पूरे एशिया का? ऑप्शन नंबर ए चित्तरंजन लोकोमोटिव, बी नंबर लोकोमोटिव वर्कशॉप या नागपुर रेलवे वर्कशॉप, सी नंबर जमालपुर रेलवे वर्कशॉप या डी नंबर अमृतसर रेलवे वर्कशॉप। जल्दी से बताइए बाबू, इस क्वेश्चन का जवाब तो आप लोग दे सकते हैं, उम्मीद है, जल्दी से बताइएगा। चलिए, तो याद रखिएगा एशिया में सबसे पुराना जो रेलवे वर्कशॉप है वो है आपका जमालपुर का। कहाँ पे है? जमालपुर का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए क्या बोल रहा है, निम्न में से कौन राज्य रेल मार्ग से नहीं जुड़ा है? निम्न में से कौन सा राज्य जो है वो रेल मार्ग से नहीं जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए असम, बी नागालैंड, सी मणिपुर या डी नंबर मेघालय। जल्दी से बताइएगा निम्न में कौन सा राज्य जो है रेल मार्ग से नहीं जुड़ा, अर्थात आप वहां पे रेल मार्ग से नहीं जा सकते हैं। स्पीड में बताइए, जल्दी बताइए फटाफट, समय बहुत ज्यादा हो गया। मेघालय बाबू, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी, बिल्कुल सही। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या बोल रहा है, वायु परिवहन का
राष्ट्रीयकरण कब किया गया था वायु परिवहन का? ऑप्शन नंबर ए 1950 में, ऑप्शन नंबर बी 1951 में, ऑप्शन नंबर सी 1953 में, ऑप्शन नंबर डी 1964 में। वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? वायु परिवहन ये बता चुके हैं, जल्दी से बताइए। एरोप्लेन सरकार कब ले ली थी अपने हाथ में? वेरी गुड, इसी तरीके से जवाब दीजिए। सही है, ये 1953 में। कब ले ली थी? 1953 ईस्वी में वो अपने अंडर ले ली थी। ठीक है, आइए 22 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तर रेलवे का ऑप्शन नंबर ए कोलकाता में है, बी गोरखपुर में है, सी हाजीपुर में है, डी नई दिल्ली में है। जल्दी से बताइएगा, उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तर रेलवे उत्तर में एक प्रमुख जगह बताइए, जो कि है आपका नई दिल्ली। कहाँ है? नई दिल्ली उत्तर में राजधानी है, इसीलिए वहीं पर क्या है आपका उत्तर रेलवे का मुख्यालय है। ठीक है, नई दिल्ली ऑप्शन सही था। 23 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब लिख कर दिया गया? ऑल इंडिया जो रेलवे था उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? आकाशवाणी। कब? ऑप्शन नंबर ए 1936 में, ऑप्शन नंबर बी 1947 में, ऑप्शन नंबर सी 1957 में, ऑप्शन नंबर डी 1960 में। जल्दी से बताइएगा, ऑल इंडिया रेलवे का नाम बदल के आकाशवाणी कब कर दिया गया था? चलिए, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा 1957। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? सी 1957 में हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? नेपाल हम लोग का पड़ोसी देश है, तो बताइएगा नेपाल का जो सीमा है वो भारत के साथ किस राज्य का सबसे ज्यादा है? ऑप्शन नंबर ए यूपी का, बी नंबर बिहार का, सी नंबर पश्चिम बंगाल का, या डी नंबर झारखंड का। जल्दी से बताइएगा, किसका जो है वो सबसे ज्यादा लंबा है नेपाल के साथ? यानी कौन सा राज्य है जो नेपाल के साथ सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करता है? बॉर्डर। चलिए, तो आपका याद रखिएगा यूपी। बिहार के साथ बॉर्डर टच होता है, लेकिन सबसे ज्यादा होता है यूपी के साथ। किसके साथ? यूपी। पश्चिम बंगाल और झारखंड तो आएगा ही नहीं, ये पड़ोसी राज्य नहीं है हम लोग का है, मतलब पड़ोसी देश के साथ टच में नहीं होता है। तो 25 नंबर देखिए। भारत का प्रथम निर्यात संवर्धक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का प्रथम। ए फाल्टा में, बी कांडला में, सी चेन्नई में, या डी नोएडा में। जल्दी से बताइएगा, भारत का प्रथम निर्यात संवर्धक क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था? और ये भारत का नहीं, पूरे एशिया का पहला था। जब वो पूरे एशिया का पहला हो सकता है, तो वो भारत का भी तो पहला ही होगा ना। जल्दी बताइए, पूरे भारत का। तो याद रखिएगा, गुजरात में है आपका कांडला। कहाँ पे है? गुजरात में। कौन सा है? कांडला। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी गुजरात। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। आइए, अब हम लोग चलते हैं आपका ज्योग्राफी का जो चैप्टर 5 है उसमें। चैप्टर 5 क्या है बाबू आपका? बिहार कृषि एवं वन संसाधन। बिहार कृषि एवं वन संसाधन। आप जल्दी से इसका जवाब दीजिएगा। पहला इसका देखिए, आप जान रहे बिहार कृषि एवं वन संसाधन जो है ना, कई भागों में बांटा गया, जिसमें को भाग है बिहार प्राकृतिक। जैसे बिहार के बारे में प्राकृतिक संसाधन के बारे में समझना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है? बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? ऑप्शन नंबर ए पुनपुन की, बी नंबर कोसी की, सी नंबर सोन की, या डी नंबर गंडक की। आप जल्दी से बताइए फटाफट, हम थोड़ा सा पानी पी लेते हैं। आप लोग जल्दी से बताइए, इसका जवाब बोल दीजिए। जल्दी से आप लोग जवाब दीजिए। चलिए, आइए, ये देखिए क्या बोल रहा है। बिहार की किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो अमरकंटक की से हुई है बाबू सोन नदी की। कौन सी नदी? सोन नदी। सोन नदी की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है? अमरकंटक से हुई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या बोल रहा है। गंडक परियोजना है, गंडक नदी है, वो परियोजना कहाँ पे है? बेतिया में है,
वाल्मीकि नगर में है, मोतिहारी में है, या छपरा में है? जल्दी से बताइएगा। गंडक परियोजना जो है, गंडक परियोजना वो कहाँ है? फटाफट जवाब दीजिए एकदम तेजी से। चलिए, तो बी नंबर बिल्कुल सही है आपका, वाल्मीकि नगर में। कहाँ पे है? वाल्मीकि नगर में है, बी नंबर बिल्कुल सही है। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है। बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? बाढ़ सबसे ज्यादा बिहार में कौन से क्षेत्र में आता है? ऑप्शन नंबर ए पूर्वी बिहार में, बी दक्षिणी बिहार में, सी पश्चिमी बिहार में, या डी उत्तर बिहार में? जल्दी से बताइएगा। बिहार में कौन बाढ़ प्रवण क्षेत्र है? कौन से इलाका में बाढ़ सबसे ज्यादा था पूरा बिहार में? जल्दी से बताइए। चलिए, तो देखिए ये पूरा बिहार है, ऊपर वाला भाग में सबसे ज्यादा आता है, यानी कि उत्तरी बिहार में। उत्तरी बिहार में, ठीक है ना? तो आप याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तर बिहार। क्या हो जाएगा आपका 3 का? डी नंबर हो जाएगा उत्तर बिहार में। उत्तर बिहार में बाबू बहुत पानी आता है, बहुत बाढ़ आता है। बात समझ में आ रहा है क्या? उत्तर बिहार बाढ़ से ग्रसित है, दक्षिण बिहार जो है आपका सुखाड़ से ग्रसित है। आइए, 4 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। बिहार में कितने जिले हैं? ऑप्शन नंबर ए 32, बी 34, सी 36, डी 38। जल्दी से बता दीजिए, बिहार में कितने जिले हैं? फटाफट बताइए, तो आसान क्वेश्चन है, ये तो आसान क्वेश्चन है। बिहार में कितने जिले हैं? जल्दी से बताइए। चलिए, तो बिहार में 38 जिले टोटल। कितने जिले हैं? 38। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। बिहार में कितने जिले हैं बाबू? 38 जिले हैं। वेरी गुड, ये क्वेश्चन गलत नहीं कीजिएगा, ठीक है? आइए, 5 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। बिहार में प्राय कैसी मिट्टी पाई जाती है? बिहार में ऑप्शन नंबर ए लाल मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी जलोद मिट्टी, या डी लेटराइट मिट्टी? बिहार में सबसे ज्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? जल्दी से बताइए, प्राय कौन सी मिट्टी पाई जाएगी बिहार में? देखिए, बिहार में बाढ़ आएगा, और जब बाढ़ आएगा तो बाढ़ में क्या होता है बाबू, आप जब आएगा ना तो वो साथ में पहाड़ पर्वत को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे कण में तोड़ देगा, जिस कारण से जो आएगा और पानी जमा हो जाएगा, जिस कारण से वहां एक नया मिट्टी का लेयर बन जाएगा, जिसको हम लोग कहेंगे जलोढ़। क्या बोलेंगे? जलोढ़। जल आई ओढ़ा के चले गई मिट्टी, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी होगा जलोढ़ मिट्टी। तो बिहार में प्राय सबसे अधिक कौन सी मिट्टी है? जलोढ़। और सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन होती है? यही होती है बाबू, जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ होती है, ठीक है? इसलिए बाढ़ आने के बाद देखिएगा, दियारा लोग का सब जो जगह है वहां पे मकई लगा देगा, केला लगा देगा, या गन्ना लगा देगा, और खूब होगा। समझे ना? इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो एकदम नया मिट्टी है, उसमें फसल नहीं हुआ है। 6 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन है? ऑप्शन नंबर ए 15, बी 20, सी 18, डी 7 है? जल्दी बताइए, बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में जो है वन है, मतलब जंगल है? आपको मालूम है बिहार में ज्यादा जंगल तो है नहीं। चलिए, बिहार में 7% भाग में क्या है? जंगल। अधिकांश जगह पे क्या है? अधिकांश जगह पे आपको खेती कृषि के लिए जगह है। लगभग 60% जो है ना, वो कृषि के लिए जगह है, और 7% में ही क्या है आपका? आपका ये है जंगल है। बाद बाकी जो बच गया वो आपका भूमि है, थोड़ा बहुत तालाब है, नदी है, यही सब है जो रहने के लिए है। आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर बताइएगा, बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है? ऑप्शन नंबर ए 50, बी 60, सी 80, या डी 36.5? बिहार में कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र है, यानी कितने प्रतिशत प्रतिशत जगह में बिहार में कृषि किया जाता है? जल्दी से बताइए। हाँ, इसका जवाब तो आप लोग देवे कीजिएगा ना। चलिए, क्या हो गया भाई? चलिए, इसका जवाब तो देवे कीजिएगा। ये तो बताइए दिया, बिहार में 60%। कितना प्रतिशत? 60% क्या है? कृषि क्षेत्र है। बाद बाकी जो बच गया वहां पे आदमी लोग रहता है। 8 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। ककोलत जलप्रपात बिहार के किस राज्य किस जिले में? ककोलत जलप्रपात। ऑप्शन नंबर ए पटना में है, बी नंबर नवादा में है, सी नंबर मुंगेर में है, या डी नंबर नालंदा में? जल्दी से बताइएगा, ये ककोलत जलप्रपात जो है वो बिहार के किस जिले में स्थित है? ककोलत जलप्रपात, फटाफट बताइएगा, एकदम तेजी से बताइए। ककोलत जलप्रपात। चलिए, समय खत्म हो गया बाबू। 8 का बी नंबर नवादा में है। कहाँ पे है? नवादा जिला में है। ककोलत जलप्रपात आपको कहाँ मिलेगा? नवादा में मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी है?
ए नेपाल की, बी भूटान की, सी बांग्लादेश की, या डी चीन की। यानी हम लोग के साथ कौन सा देश है जो सीमा बनाती है बिहार राज्य के साथ? जल्दी से बताइए, तो जानिए रहे हैं आप। चलिए, नेपाल। क्या होगा बाबू आपका? नेपाल हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है? निम्नलिखित नदियों में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? ए गंगा नदी को, बी गंडक को, सी कोसी को, डी पुनपुन को। जल्दी से बताइएगा कि निम्नलिखित नदियों में किसे बिहार का शोक कहा जाता है? बिहार का शोक क्यों कहा जाता है? ये नहीं, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? चलिए, तो बाबू आपको मालूम होना चाहिए, कोसी को। कोसी को बिहार का क्या कहा जाता है? शोक कहा जाता है, याद रखिएगा। और झारखंड में कौन है? दामोदर नदी है। ठीक है। 11 नंबर क्या बोल रहा है? कुशेश्वर स्थान, कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? ए वैशाली में है, बी बेगूसराय में है, सी भागलपुर में है, या डी दरभंगा में है। जल्दी से बताइएगा, कुशेश्वर स्थान किस जिले में स्थित है? कुशेश्वर, जल्दी से बताइएगा। चलिए, चलिए, तो कुशेश्वर आपका दरभंगा में। कहाँ पे है? दरभंगा, डी नंबर, डी फॉर दरभंगा। 12 देखिए क्या बोला, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान ए राजगीर में है, बी बोध गया में है, सी बिहार शरीफ में है, या डी पटना में है। जल्दी से बताइएगा, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? संजय गांधी जैविक उद्यान, चलिए पटना में है बाबू। कहाँ पे है? पटना नगर में है, जो कि हम लोग के राज्य की राजधानी है। 13 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? बिहार में कितने प्रतिशत क्षेत्र में वन का फैलाव है? क्वेश्चन बता चुके हैं। ए 15, बी 20, सी 30, या डी 7। इसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं, जवाब जल्दी से दीजिए। इस सब क्वेश्चन को क्या बताएंगे, ये तो बता चुके हैं। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र जो है वन का फैलाव है? चलिए, सबको सही जवाब दे भी दिए हैं, गुड। 7%। कितना प्रतिशत है? 7%। ओनली 7% में ही वन है, जंगल है। समझ में? सबसे ज्यादा जंगल कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है। 14 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, कांवड़ झील किस जिले में स्थित है? कांवड़ झील ए दरभंगा जिला में, बी भागलपुर जिला में, सी बेगूसराय जिला में, या डी मुजफ्फरपुर जिला में। जल्दी से बताइए, कांवड़ झील जो है वो किस जिला में स्थित है? कांवड़ झील, नाम सुने होंगे, कांवड़ झील फेमस है। चलिए, तो कांवड़ झील जो है ना वो बेगूसराय में स्थित है। कहाँ पे स्थित है बाबू? बेगूसराय। आपका बेगूसराय होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। 15 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? यानी वह कौन सा जिला है जहां पे नहर से सबसे ज्यादा सिंचाई होता है? ए नंबर रोहतास है, बी नंबर सिवान है, सी नंबर गया है, या डी नंबर पश्चिमी चंपारण है। वहां पश्चिमी चंपारण होगा हालांकि। ठीक है, जल्दी से बताइएगा, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? 15 नंबर का जवाब दीजिए। समय खत्म। समय देखिए तुरंत निकल जाता है, और आप लोग जवाब भी तुरंत तुरंत ही दीजिए। रोहतास जिला बाबू। रोहतास जिला में सबसे ज्यादा क्या होता है बाबू? नहरों के द्वारा सिंचाई होता है। ठीक है, आइए। 16 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, मंदार पहाड़ी किस जिले में है? मंदार हिल जिसको हम लोग बोलते हैं अच्छे से, मंदार हिल। ऑप्शन नंबर ए मुंगेर में है, बी भागलपुर में है, सी बांका में है, या डी नंबर बक्सर में। आप लोग बताइए, आप लोग बहुत घूमने गए मंदार हिल। मंदार हिल बहुत घूमने गए हैं, जल्दी से बताइए किस जिले में है? मंदार हिल जो है वो किस जिले में है? जल्दी से बताइए। मंदार हिल बाबू आपका कहाँ है? बांका में। कहाँ पे है बाबू आपका? बांका में। बांका जिला में मंदार हिल पर्वत है, मंदार पर्वत। ठीक है। 17, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना है। ऑप्शन नंबर ए सोन परियोजना, बी गंडक परियोजना, सी कोसी परियोजना, या डी दामोदर परियोजना। जल्दी से बताइएगा, बिहार की प्राचीनतम नदी घाटी परियोजना कौन सा है? पुराना बिहार का, जल्दी से बताइए। देखिए, यहाँ पर बाबू कुछ क्लियर नहीं है, समझिएगा। अगर उस समय का बात हो रहा है जिस समय बिहार और झारखंड एक ही था, तो उस समय जो होगा वो हो जाएगा दामोदर परियोजना।
लेकिन अगर बिहार झारखंड अलग अलग देखे तो उस समय अगर पूछा जाए बिहार का जो सबसे पुराना, तो वो होगा सोन परियोजना। क्या होगा? सोन परियोजना होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें कंफ्यूजन है, ये बात क्लियर नहीं, ठीक है। हालांकि बिहार का बात हो रहा है तो बिहार के लिए सोन परियोजना मारी गया। चलिए, बहुत जगह सोन दिया है, बहुत जगह दामोदर दिया है। आइए, चलिए, इसी चैप्टर का आपका जो अगला पार्ट है वो खो नंबर क्या है? बिहार खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। बिहार खनिज एवं ऊर्जा संसाधन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है। कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए भागलपुर जिला में है, बी नंबर मुंगेर जिला में है, सी नंबर बांका जिला में है, या डी नंबर मुजफ्फरपुर जिला में है। जल्दी से बताइएगा एकदम, और बीच बीच में लाइक करते रहिए, ठीक है ना एकदम। बहुत लोग लाइक नहीं किए बाबू, यही तो मेरे लिए मोटिवेशन है, ठीक है। आइए जल्दी से जवाब दीजिए फटाफट। देखिए, कहलगांव ताप विद्युत परियोजना, कहलगांव में देखिए एनटीपीसी है। एनटीपीसी क्या हुआ? थर्मल पावर प्लांट है। यहाँ कोयला के मदद से बिजली बनाया जाता है। बात समझ में आ रहा है क्या? उसको कहते हैं हम लोग थर्मल पावर प्लांट। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ताप विद्युत परियोजना। थर्मल पावर, पावर में विद्युत, इलेक्ट्रिक हम लोग जनरेट करते हैं, थर्मल पावर प्लांट बोलते हैं। ये भागलपुर में, कहलगांव भागलपुर में आता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए एनटीपीसी जो है। दो नंबर देखिए क्या बोल रहा है? कांटी तापीय विद्युत परियोजना किस जिले में? कांटी। ए पूर्णिया में है, बी सिवान में है, सी मुजफ्फरपुर में है, या डी पटना में है। जल्दी बताइएगा। कांटी ताप विद्युत, यानी कांटी में भी वो एनटीपीसी है, यानी नेशनल कह रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट है। तो बताइए कहां पर है? जल्दी से बताइए। कांटी। आइए, तो बाबू आपका कांटी जो है ये मुजफ्फरपुर में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। मुजफ्फरपुर में है कांटी, भागलपुर में क्या है आपका? कहलगांव में है, भागलपुर के कहलगांव में है। तीन नंबर बताइएगा। बिहार संपन्न है कौन चीज से? खनिज से, उद्योगों से, सी कृषि से, या डी पशुपालन में। बताइए किस चीज में बिहार जो है वो क्या है? संपन्न है। खनिज में है, उद्योग में है, कृषि में है, या पशुपालन में है? जल्दी से बताइएगा। हालांकि देखिए क्वेश्चन के लिए आप मारिए ये कृषि, लेकिन हम नहीं मानते कृषि को, कि कृषि, बिहार कृषि में भी संपन्न है। क्योंकि बिहार में उतना ज्यादा भी कृषि नहीं हो रहा है। हाँ, सब लोग एक नाम है कि सब कृषि कर रहा है। जैसे आप ही लोग में बहुत ऐसे बच्चे हैं, जब सबको बोलता है क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। क्या कर रहा है? पढ़ रहा है। पढ़ क्या रहे हैं वो आप ही को मालूम है। उसी तरीके से बिहार में, बिहार क्या है? कृषि प्रधान। क्या है? कृषि प्रधान। लेकिन सबसे ज्यादा गेहूं और अनाज उगा रहे हैं कौन? पंजाब। हाँ, है ना, कृषि प्रधान हम लोग हैं, उगा वो लोग रहा है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो कृषि प्रधान होने का फायदा क्या हुआ? वहां पे पंजाब हरियाणा में तो कम से कम फैक्ट्री भी है, वहां का लोग रोजगार भी कर पा रहा है। बिहार में तो भी नहीं है। बात समझ में आ रहा है क्या? तो खैर चलिए, बिहार संपन्न है कृषि में, क्योंकि ये सब चीज में तो है नहीं। चार नंबर देखिए क्या बोल रहा है? पाइराइट खनिज जो है वो क्या है? धात्विक है, अधात्विक है, परमाणु है, या ईंधन है? जल्दी से बताइए। जो पाइराइट खनिज है वो क्या है? धात्विक है, अधात्विक है, या क्या है? जल्दी से बताइएगा। पाइराइट क्या है? चल आई। पाइराइट खनिज जो है वो धात्विक है। क्या है? धात्विक है। पाइराइट खनिज क्या है बाबू आपका? धात्विक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या बोल रहा है? कौन तापीय विद्युत परियोजना बिहार में? कौन सा बोल रहा है? कौन? कौन वाला तापीय परियोजना? कौन वाला? कौन वाला ही नहीं कि नाम है। यह कांटी नहीं है कि कांटी तापीय परियोजना बिहार में कहाँ है, ऐसा नहीं बोला है। बोले कौन सा तापीय विद्युत परियोजना जो बिहार में है? ऑप्शन नंबर ए कांटी तापीय विद्युत परियोजना, कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना, या नवीन नगर तापीय विद्युत परियोजना, इनमें से सभी। जल्दी से जवाब दीजिए। कौन सा है जो बिहार में है इस चारों में से? जल्दी से बताइए। कमेंट में जवाब देते रहिए, एकदम लाइव, एकदम धराधर धराधर जवाब दीजिए। चलिए, तो याद रखिएगा ताप विद्युत परियोजना कौन सा है? तो आप याद रखिए कांटी भी बिहार में, मुजफ्फरपुर में है। बात बाकी ये तीनों कहाँ है? बिहार में ही। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है क्या? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए, अब हम लोग का है बिहार उद्योग एवं परिवहन। बिहार के उद्योग और उसके परिवहन को हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो बिहार उद्योग एवं परिवहन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? रज्जू मार्ग। ऑप्शन नंबर ए बिहार शरीफ में है, बी राजगीर में है, सी गया में है, कि डी बांका में है? जल्दी से बताइएगा। रज्जू मार्ग जो है बिहार में वो कहाँ पे है? रज्जू मार्ग कहाँ पर है? फटाफट बताइएगा।
चलिए, वाह, लगता है आप लोग गए हैं। वेरी गुड। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? राजगीर में। यही राजगीर में आपको क्या मिलेगा? रज्जू मार्ग समझ रहे हैं क्या होता है लटक के जो जाता है ना, लटक के एक पहाड़ दूसरे पहाड़ के बीच में ना ऐसे करके केबल दे दिया जाता है। ये एक पहाड़ है, यहाँ पर भी एक पहाड़ है, इसके बीच में ऐसे करके है ना केबल दे दिया वैसे करके, तो यहाँ से हु करके लटक के है ना कोई आदमी लोग ऐसे करके ससर के इधर की ओर जाता है। यही होता है रज्जू मार्ग। ठीक है ना? ये कहाँ पे है आपका? राजगीर में। राजगीर में देखिएगा ना, कांच का ग्लास क्या है आपका, क्या है? ब्रिज है, ग्लास ब्रिज है। ठीक है, ग्लास का पुल है। बार 2 नंबर क्या बोल रहा है? रेल वर्कशॉप स्थित है। ए नंबर जमालपुर में, मुंगेर में, भगवानपुर में, या दरभंगा में। हालांकि यहाँ भागलपुर होना चाहिए, भगवानपुर कुछ नहीं है। ठीक है, जल्दी से बताइएगा, रेल वर्कशॉप स्थित कहाँ पे? जमालपुर में है, मुंगेर में है, भगवानपुर में है, या दरभंगा में? जल्दी से बता दीजिए। मालूम होना चाहिए कहाँ पे है वर्कशॉप। तो याद रखिएगा, जमालपुर में है। पूरा सब एशिया का सबसे पुराना कहाँ पर है? जमालपुर में है। ठीक है ना? जमालपुर में है। 3 नंबर, मंदार हिल किस जिले में स्थित है? ए मुंगेर, बी भागलपुर, सी बांका, या डी बक्सर? जल्दी से बताइएगा, ये मंदार हिल जो है वो किस जिले में स्थित है? मंदार हिल, मंदार हिल किस जिले में स्थित है? चलिए, तो याद रखिएगा, मंदार हिल जो है आपका कहाँ स्थित है? बांका में। मंदार हिल पर्वत कहाँ स्थित है? बांका में स्थित है। ठीक है, बांका ही है। 4 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? अगर बिहार के अंदर की बात करें, उसमें रेल मार्ग की टोटल लंबाई कितनी है? ऑप्शन 6283 किलोमीटर, बी 5283 किलोमीटर, सी 7283 किलोमीटर, या डी 8500 किलोमीटर? जल्दी से बताइएगा कितनी है। जल्दी से बताइए बिहार में। चलिए, देखिए 283 में तीनों में, तो आपका हो जाएगा 6283। तो बिहार में, बिहार की सीमा के अंदर रेल मार्ग की संख्या कितनी है? टोटल लंबाई है 6283 किलोमीटर, और धीरे धीरे बन भी रहा है। 5 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, बिहार की पहली रेल लाइन निम्न में से कौन थी? पहला, ए मार्टिन लाइन रेलवे, बी ईस्ट इंडिया रेलवे, सी भारतीय रेल, डी बिहार रेल सेवा? जल्दी से बताइएगा, बिहार की पहली रेल लाइन निम्नलिखित में कौन थी? बिहार की पहली। चलिए, तो बिहार की पहली रेल लाइन थी बाबू ईस्ट इंडिया रेलवे। क्या थी? ईस्ट इंडिया रेलवे थी। ईस्ट इंडिया रेलवे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, अब आपका आ गया है घो नंबर। इसी चैप्टर का घो अलग अलग भागों में बांटा गया, जो है जनसंख्या एवं नगरीकरण। ठीक है ना? और ये आपका है लास्ट, इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक। उसके बाद लास्ट चैप्टर एक और बचेगा, खत्म। लास्ट चैप्टर में 2 ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब ज्यादा देर का क्लास नहीं है, तो आप इतना देर क्लास किए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। ठीक है, और ये आपको बहुत बेनिफिट पहुंचाएगा, इस बात का आप ध्यान रखिए, आपको बेनिफिट नजर आएगा। ठीक है, आप जो जो भी क्लास कर रहे हैं बहुत अच्छा है, वेरी गुड है। ठीक है ना? आइए, सही बात है, अगर आप कंटिन्यू क्लास नहीं कर सकते हैं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव कीजिएगा कैसे? आप बुक पढ़िएगा तो कंफ्यूज होते रहिएगा, गलत बहुत रहता है बुक में। आइए, पहला क्या बोल रहा है, बिहार में सर्वाधिक आबादी किस जिले में है? ए भागलपुर में है, बी नालंदा में है, सी पटना में है, या डी गया में है? सबसे ज्यादा जनसंख्या किस जिले में मिलेगा? सबसे ज्यादा आबादी, देखिए सबसे ज्यादा आबादी कहाँ मिलेगा? विकसित शहर में मिलेगा, जहाँ डेवलप है। और इस चारों में सबसे ज्यादा डेवलप कौन है? पटना है, तो पटना में सबसे ज्यादा आबादी मिलेगा। ठीक है ना? वहां पे विद्यार्थी पढ़ने के लिए चले जाता है, कई लोग काम करने के लिए चले जाता है। बात समझ में आ रही है क्या? बहुत लोग अच्छे अवसर के लिए पटना चले जाता है, तो पटना में सबसे ज्यादा आबादी मिलेगा आपको। 2 नंबर देखिए क्या बोल रहा है, 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी कितनी है? जब 2001 में जनगणना हुआ था, उस समय बिहार के नगर का आबादी कितना था? ऑप्शन नंबर ए 20.5%, बी नंबर 15.5%, सी नंबर 10.5%, डी नंबर 25.5%। जल्दी से बताइएगा, बिहार के नगर की आबादी कितनी थी? बिहार के नगर की आबादी कितनी थी? जल्दी से बताइए। चलिए, गुड।
बहुत लोग ये मार रहे हैं, डी नंबर बिल्कुल सही है बाबू, डी ही होगा। 25.5%, कहीं जगह 25% सीधा लिखा हुआ है, तो कहीं जगह 25.5, तो आप आधा को इधर उधर हटाइए, कोई दिक्कत नहीं है, तो 25 दशमलव क्या हो जाएगा, 5% हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है। सन 2001 में बिहार की जनसंख्या निम्न में क्या थी? 2001 की बात हो रहा है। ए नंबर 8 करोड़ से कम थी, बी 9 करोड़ से कम थी, सी 8 करोड़ से अधिक है, या 9 करोड़ से अधिक थी। जल्दी से बताइएगा, 2001 की जनसंख्या के अनुसार बताना है कि बिहार की जनसंख्या कितनी थी। 2001 में जो जब जनसंख्या हुआ था, तो रिपोर्ट आया था, उसमें था कि 8 करोड़ से अधिक जनसंख्या थी। कितनी? 8 करोड़ से अधिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन है? यानी बिहार का वह कौन सा जिला है जहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है? ऑप्शन नंबर ए औरंगाबाद, ऑप्शन नंबर बी पूर्णिया, ऑप्शन नंबर सी पटना, ऑप्शन नंबर डी वैशाली। बिहार का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? वह कौन सा जिला है जहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या है, डेंसिटी ज्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज्यादा है? आपको मालूम है जो सबसे ज्यादा डेवलप होगा वहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या रहेगा, वो पटना है। बिहार में तो एगो पटना ही है ना जो सबसे ज्यादा डेवलप है। चलिए, अब आप लोग का पूरे ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर है, पूरे ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 क्या है? मानचित्र अध्ययन। पहला क्वेश्चन, तल चिन्ह की, ध्यान से सुनिएगा, तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए स्थानिक ऊंचाई कहा जाता है, बी नंबर विशेष ऊंचाई कहा जाता है, सी नंबर समोच्च रेखा कहा जाता है, या डी नंबर त्रिकोणमितीय स्टेशन कहा जाता है। अगर हम तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की माप करते हैं तो उसकी ऊंचाई को हम लोग क्या कहेंगे? उसके ऊंचाई को हम लोग क्या कहेंगे, जल्दी से बताइएगा। तो उसके ऊंचाई को हम लोग कहेंगे स्थानीय ऊंचाई। क्या कहेंगे? स्थानीय ऊंचाई, ऑप्शन नंबर बी ए। हम लोग क्या बोलेंगे? स्थानीय ऊंचाई बोलेंगे, ठीक है। चलिए, आगे क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है। मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? आप देखिएगा, मानचित्र में नीला रंग से बहुत सारी चीजों को दिखाया जाता है। किसको? पर्वत को, पठार को, मैदान को, या जल को? ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए। मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस चीज को दिखाया जाता है? वेरी गुड, बहुत अच्छा, सही जवाब है आप लोग का, गुड। चलिए, नीले रंग से जल को दिखाया जाता है। किसको दिखाया जाता है? जल को, वाटर, पानी। नीले रंग से किसको दिखाया जाता है? पानी को दिखाया जाता है, ठीक है। चलिए, बधाई हो, पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा, पूरे ज्योग्राफी कंप्लीट। चलिए, क्या क्या कंप्लीट हो गया? पहला नंबर आपका जियोग्राफी यानी भूगोल कंप्लीट हो गया, भूगोल कंप्लीट, खत्म, ग्रीन टिक लग गया है। आपका अर्थशास्त्र खत्म हो गया, इकोनॉमिक्स, आप लोग को बधाई हो। बस आप लोग बाबू इतना कर लीजिए, इसे बाहर नहीं करना है, याद देखिए, बस उतना कर लीजिए, इतना ही काफी है आपके लिए। तीसरा नंबर आपका पूरा का पूरा सिविक्स को हम कंप्लीट करवा दिए, सिविक्स, राजनीतिक विज्ञान। चौथा आपका जो है पूरा का पूरा आपदा प्रबंधन हो गया, आपदा प्रबंधन पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है। अब जो होगा वो आपका होगा, अच्छा ये जो जो हो गया वो बता रहे हैं, आपका हो गया मैथ। मैथ में आपका हो गया चैप्टर 1 और 2 कंप्लीट। आप देख सकते हैं, ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 6 नंबर में आपका साइंस में फिजिक्स का चैप्टर 1, केमिस्ट्री का चैप्टर 1 और बायोलॉजी का चैप्टर 1 कंप्लीट करवा दिए हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। उसके बाद अब जो हम लोग का क्लास होगा उसमें हम लोग करेंगे, अब जो नेक्स्ट क्लास होगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे, आपका हो जाएगा फिजिक्स ले ले, केमिस्ट्री ले ले, क्या ले ले, क्या ले ले, क्या ले ले, चलिए देख लेंगे, ठीक है। खैर इतना कंप्लीट हो गया। अब आप लोग नेक्स्ट क्लास में, यानी कि हम लोग अब मंडे को क्लास करेंगे, ठीक है ना।
तो मंडे क्लास का देख लेते हैं क्या लेंगे। आप याद रखिए, इतना विश्वास मानिए कि आपका सारा का सारा चीज हम एकदम ए टू जेड कंप्लीट करवा देंगे, टेंशन फ्री। आपको नोट्स भी प्रोवाइड करवा देंगे। नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, आप जाकर के डाउनलोड कर लीजिए, घर में अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, ये मेहनत है कीजिए, ठीक है ना। अगर मेहनत नहीं कीजिएगा तो आपको फिर दिक्कत हो जाएगा लास्ट में। अगर आप मेहनत नहीं कीजिएगा तो बहुत पछताइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। समझ में आ रहा है क्या? देखिए अभी आपको हर तरीके से साजिश किया जा रहा है कि आपको नहीं पढ़ने दे। कैसे? पहला, अभी आपको पढ़ाई में मन भी नहीं लगेगा, डिस्ट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा मिलेगा, आलस भी आएगा, नींद भी आएगा, ठंडा का समय आ रहा है, फिर दिक्कत हो जाएगा। तो याद रखिएगा, हर तरीके से आपका एग्जाम खराब होने का संभावना है। इसीलिए ये सब चीज को एकदम अवॉइड कीजिए, एकदम मन लगा के कंसिस्टेंट होकर पढ़िए, और जब भी क्लास कीजिए एकदम टेबल कुर्सी पे बैठ करके, नहीं तो अच्छे से पालती मोड़ के बैठ के पढ़िए, कॉपी निकाल लीजिए। आप लोग ऑप्शन भी देते रहिए, अपने आप को देखते रहिए कि क्या आपका सही है क्या गलत है, वहाँ टिक करते रहिए। जिससे क्या होगा, अपने आप को क्रॉस चेक कर पाइएगा, ठीक। और पीडीएफ से क्या होगा, रिविजन कर पाइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने रहने देते हैं। आप सभी को गुड नाइट, जाइए मन लगा के पढ़िए, ठीक है, ओके, गुड नाइट।